एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12। चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट सेक्शन में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है। यहाँ पर ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन से इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करो, हिंदी में सुनना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करो। तो है ना बहुत कुछ चैनल पर। विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हो, उस टाइम जो स्टार्टिंग में आपको नेट प्रॉफिट चाहिए वो आपको कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए इस साल का प्रॉफिट। कंपनी ने इस साल प्रॉफिट कितना अर्न किया, वो आपको बैलेंस शीट में कहा मिलता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। सरप्लस का बैलेंस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट ईयर का है 90,000, इस साल का है 6,45,000। क्या हम कहें कि ये हमारा इस साल का प्रॉफिट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कंपनी की बैलेंस शीट में आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिखाते हो। अगर लास्ट ईयर हम कह रहे हैं 90,000 लॉस, इसका मतलब कंपनी जब से बनी है आज तक उसको लॉस हुआ है 90,000 का। और अब आज हम कह रहे हैं 2025 में कि कंपनी जब से बनी है आज तक प्रॉफिट हुआ 6,45,000। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे हुआ? क्योंकि आपने इसमें इस साल का प्रॉफिट ऐड किया। वो कितना है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 6,45,000 माइनस माइनस 90,000, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो आपका इस साल का प्रॉफिट है 7,35,000। ये वो प्रॉफिट है जो आपने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया। इससे पहले आपने कुछ रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा, डिविडेंड बांटा होगा, टैक्स माइनस किया होगा। तो ये सब कुछ आपको वापस से ऐड करना है। तो चेक करो, क्या हमने कुछ प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर किया? कैसे पता चलेगा? जनरल रिजर्व, जिसका लास्ट ईयर बैलेंस है 2,70,000 और इस साल 3,60,000, ये इंक्रीज कैसे हुआ? क्योंकि आपने जो 90,000 का प्रॉफिट है वो इसमें ट्रांसफर किया है इमरजेंसी के टाइम पर इसको यूज करने के लिए। तो 90,000 हमारा प्रॉफिट का हिस्सा जो इस साल हमने अर्न किया, इसको वापस से ऐड कर देंगे। इसी तरह से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो कि लास्ट ईयर था 1,65,000, इस साल हो गया 1,80,000। 15,000 से ये इंक्रीज हुआ। कैसे? प्रॉफिट का एक हिस्सा हमने आप इसमें भी ट्रांसफर किया, ऐड कर दो। इसके बाद क्या हमने कोई डिविडेंड बांटा है? हाँ, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,80,000, और आपको प्रपोज डिविडेंड भी दिया है, करंट ईयर का भी और प्रीवियस ईयर का। प्रपोज डिविडेंड आप कौन सा दोगे? करंट ईयर का नहीं। करंट ईयर का तो आपने इस साल प्रॉमिस किया है कि अगले साल प्रॉफिट होगा तो हम ये डिविडेंड बांटेंगे। इसी तरह से आपने लास्ट ईयर भी प्रॉमिस किया कि अगले साल प्रॉफिट होगा तो हम ये डिविडेंड शेयर होल्डर्स में बांटेंगे। प्रॉफिट हुआ है तो ये 90,000 का हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। तो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, प्रॉफिट में से लेस करते हो, ऐड कर दो। प्रोपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड अलग है, ये दोनों एक ही चीज नहीं है। इंटरिम डिविडेंड जब कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, वो शेयर होल्डर्स में बांटना चाहती है, तो वो आपने बांटा, दिया, तो हम वापस से ऐड करेंगे। वो भी एक प्रॉफिट का हिस्सा है जो आपने बांट दिया शेयर होल्डर्स में। ऐड करो इंटरिम डिविडेंड पेड 1,80,000। इसके बाद अब बारी आती है टैक्स की। टैक्स कौन सा ऐड होगा? आपने अपने प्रॉफिट में से एक एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्ट किया कि इतना अमाउंट हमें टैक्स का पे करना होगा। तो करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स आपने किया इस साल, वही हम ऐड करेंगे, लास्ट ईयर का नहीं। लास्ट ईयर का टैक्स आप इस साल पे करते हो, लेकिन प्रॉफिट में से जो हम माइनस करते हैं
वो अपने इस प्रॉफिट का एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ टैक्स हमने माइनस किया, तो वो करंट ईयर का जो टैक्स आपने माइनस किया अपने इस प्रॉफिट में से, वो आप ऐड करोगे। ये सब चीजें ऐड करने के बाद आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14,10,000। लेकिन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस, उनको भी एडजस्ट करना है, उनका इफेक्ट भी हटाना है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम या लॉस क्या है? यहां पर है लॉस बाय फायर 4 लाख। हमें लॉस से फायर से लॉस हुआ 4 लाख का। इंश्योरेंस था तो इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। तो जब आपका नुकसान हुआ, आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो बैलेंस जो नेट अमाउंट है 2 लाख का, वही आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला होगा। तो जो 2 लाख का आपने एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में डाला, वो हम वापस से ऐड करेंगे, क्योंकि हम नॉर्मल रूटीन में क्या प्रॉफिट अर्न करते हैं, हमें वो चाहिए। अगर ये लॉस नहीं होता तो हम एक्चुअल कितना प्रॉफिट अर्न करते, हमें वो चाहिए। तो ऐड कर दो 2 लाख। इसके बाद एबनॉर्मल इनकम में आप क्या है, रिफंड ऑफ टैक्स 6,000, ये हमारा लेस हो जाएगा। 6,000 लेस करो, प्लस माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है 16,04,000। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैलकुलेट करना है। कैसे करें, डाटा आपके पास है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आपको चाहिए, क्वेश्चन में आपको दिया है। तो ये लिखो आप, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 4,47,000। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। वो एक्सपेंसेस जिसके लिए आपने कैश में पेमेंट नहीं की, वो इनकम जो आपको कैश में रिसीव नहीं हुई। कैसे हो सकते हैं ऐसे एक्सपेंसेस? डेप्रिसिएशन, जिसके लिए आपने किसी को पेमेंट नहीं की, तो डेप्रिसिएशन 84,000 ऐड कर दो। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, आपने जो किसी से लोन लिया है, वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, उस पर आपने अगर इंटरेस्ट पे किया, वो आपका किस एक्टिविटी में आएगा? फाइनेंस एक्टिविटी में। लोन लेना, लोन लेना आपका फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा, तो उस पर जो खर्चा है, एक्सपेंस, वो भी फाइनेंस एक्टिविटी का है। तो ये इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट का खर्चा नहीं है, तो वापस से ऐड कर देंगे। गुडविल अमोर्टाइज्ड, गुडविल राइट ऑफ किया आपने, इसके लिए आपने किसी को पेमेंट नहीं की, तो गुडविल जो राइट ऑफ की, इसको वापस से ऐड कर दो 18,600। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, आपने जो फर्नीचर बेचा उस पर आपको लॉस हुआ 18,000 का। अब फर्नीचर को खरीदना या बेचना, एसेट को खरीदना या बेचना आपका किस में आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो अगर आपने इसको बेचा, तो जो पैसा मिला वो आप दिखाओगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। 1 लाख का फर्नीचर अगर आपने 80,000 में बेचा, 20,000 का आपको लॉस हो गया, तो आपने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। पहली बात, ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। दूसरा, अगर आपको ये लॉस हुआ, तो इसके लिए आपको किसी ने कैश में पेमेंट नहीं की, या आपने किसी को पेमेंट नहीं, तो ये एक तरह से नॉन कैश आइटम है और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। तो इसको हम वापस से ऐड कर देंगे। ना तो ये मेरे डिपार्टमेंट का है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, और ना ही इसके लिए मैंने किसी को पेमेंट की। इस आई होप यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब पॉइंट आता है कि प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 6,000, इसको हमने ऐड क्यों नहीं किया? आप डिबेंचर्स का चैप्टर कर चुके हो, जहां पर रिडेम्पशन के टाइम पर हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करनी है, वो आप इशू के टाइम पर, अलॉटमेंट के टाइम पर ही उसे रिकॉर्ड करते हो। प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स जिनको कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ही पे कर देती है, आफ्टर सम इयर्स उनका पैसा रिटर्न करती है, और उनकी टर्म्स क्या रहेगी रीपेमेंट के टाइम पर, वो भी क्लियर है। तो जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस कंपनी को होने वाला है रिडेम्पशन के टाइम पर, वो अलॉटमेंट के टाइम पर ही रिकॉर्ड करती है। और अलॉटमेंट के टाइम पर रिकॉर्ड करते हुए आप क्या लिखते हो? लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और उससे रिलेटेड पैसा आपने अभी तो दिया नहीं, उसको आप क्रेडिट कहाँ करते हो? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि आपके बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में शो होता है, क्योंकि उसे भी आपको फेस वैल्यू के साथ ही पे करना है बाद में। तो ये जो अकाउंट है ये आपका बैलेंस शीट का अकाउंट है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सपेंस अकाउंट नहीं है। तो आप इसको यहां पर ऐड करके गलती मत करना, क्योंकि ये जो है आपका फाइनेंस एक्टिविटीज में कवर होगा, यहां पर नहीं। और इसको हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट भी नहीं किया इस साल, वो तो पहले कर चुके हैं जब हमने इशू किया। कैसे पता चला? यहां पर लॉस ऑन इश्यू ऑफ रिडेम्पशन लिखा होता तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट है, और अगर वो नहीं लिखा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लिखा है, इसका मतलब ये बैलेंस शीट का अकाउंट है, राइट? तो आपको ये ऐड नहीं करना। इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट को बेचते हुए प्रॉफिट हुआ, इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो आपको अगर इसको बेचते हुए प्रॉफिट हुआ, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे? लेस कर देंगे। इसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने किसी और कंपनी के डिबेंचर्स या शेयर्स खरीदे और उस पर आपको ये इनकम रिसीव हुई, तो इन्वेस्टमेंट करना किसी और कंपनी में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उससे रिलेटेड इनकम मिलना वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो ये मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, तो हम इसको लेस कर देंगे। लेस करने के बाद आपके पास प्लस माइनस करोगे तो क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 5,44,800। अभी आपने करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के चेंजेस को कवर नहीं किया है, उससे पहले वाला स्टेप जो आता है वही आपको कैलकुलेट करना था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको कैलकुलेट करना है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए आपको सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। लास्ट ईयर 60,000, इस साल 80,000। ये इंक्रीज कैसे हुआ? क्योंकि इस साल का प्रॉफिट हमने इसमें ऐड किया, वो कितना है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 20,000। तो हमारा इस साल का प्रॉफिट है 20,000। क्या हमने कुछ हिस्सा प्रॉफिट का रिजर्व में ट्रांसफर किया? ऐसा कुछ नहीं दिया। डिविडेंड पे किया? ऐसा भी कुछ नहीं दिया। क्या टैक्स का प्रोविजन है? वो भी नहीं। तो यही आपका 20,000 हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जिसे हम फ्रंट पेज पे ले आएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 20,000। नेक्स्ट स्टेप में आपको करनी है एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश आइटम क्या होंगे? वो एक्सपेंसेस जिसकी आपने कैश में पेमेंट नहीं की, वो इनकम जो आपको कैश में रिसीव नहीं हुई। क्या हो सकता है? डेप्रिसिएशन। अब यहां लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या फर्क है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने समझ लिया है, तो जो रोल आपके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का होता है ना, वही रोल इसी अकाउंट का है, बस नाम बदल दिया है। कंपनी क्या कर रही है यहां पर? जो भी एसेट्स खरीद रही है उसको कॉस्ट पर मेंटेन कर रही है, और उससे रिलेटेड जो भी डेप्रिसिएशन है उस एसेट में से माइनस करने की जगह एक अलग अकाउंट बनाया, उस अकाउंट में क्रेडिट किया। तो लास्ट ईयर इसका बैलेंस था 30,000, इस साल इंक्रीज होकर के हो गया 40,000। आप ये नहीं कहोगे कि इस साल का मेरा डेप्रिसिएशन 40,000 है, 40,000 ऐड करेंगे, नहीं। इसमें जो इंक्रीज हुआ 10,000 का, जो आपने और इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन इस साल का क्रेडिट किया, वो आपको यहां पर प्लस करना है। क्लियर? इसके बाद इन्वेंट्रीज, आउटस्टैंडिंग रेंट, गुडविल। गुडविल आपकी लास्ट ईयर थी 38,000, इस साल है 30,000। इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ हो रही है, 8,000 से डिक्रीज हो गई, मतलब आपने राइट ऑफ की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया। किसी को पेमेंट थोड़ी ना की है, तो इसको भी वापस से ऐड कर दो। और कोई एक्सपेंस नहीं है, ना ही कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंसेस है। तो आपका प्लस माइनस करने पर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 38,000। इसके बाद हमें देखना है करंट एसेट्स में क्या चेंज आया, करंट लायबिलिटीज में क्या चेंज आया। तो सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स, लास्ट ईयर आपके 31,000, इस साल
25,000। करंट एसेट आपकी डिक्रीज हो रही है। करंट एसेट का डिक्रीज होने का मतलब है आपके डेटर्स ने आपको पेमेंट कर दी, आपको पेमेंट रिसीव हुई तो इनफ्लो होगा, ऐड करोगे। इन्वेंट्रीज, स्टॉक, लास्ट ईयर था 60,000, इस साल 80,000, 20,000 से इंक्रीज हुआ। कैसे? आपने परचेज किया, परचेज करोगे तो पेमेंट करोगे, आउटफ्लो होगा, लेस करो। आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लाइबिलिटी है। लास्ट ईयर था 21,000, इस साल 12,000, 9,000 से डिक्रीज हो गया। करंट लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है इसका मतलब आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा। और गुडविल आपको एसेट है, वो आप कवर कर चुके हो। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी करंट एसेट है। करंट एसेट लास्ट ईयर थी 2,000 और इस साल है 1,000, डिक्रीज हो रही है, 1,000 से डिक्रीज हो रही है। तो करंट एसेट का डिक्रीज होने का मतलब है एक तरह से आपको पैसा मिलना। आपकी जो एसेट है आपने उसको बेचा और आपको पैसा मिला, तो इनफ्लो हुआ 1,000 का। सिंपल सा फंडा मैंने आपको समझाया था। करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब उस एसेट को आपने बेचा और आपको पैसा मिला, इनफ्लो हुआ। करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रही है इसका मतलब आपने एसेट को परचेज किया, परचेज करोगे तो पेमेंट करोगे, आउटफ्लो होगा। इसी तरह से करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है इसका मतलब आपने लोन लिया, इनफ्लो हुआ। अगर करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है इसका मतलब आपने पेमेंट की, आउटफ्लो हुआ। राइट? तो याद करने का, समझने का तरीका क्या होगा? कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा ना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक करके आओगे। तो ये सिंपल सी चीज को याद रखना दिमाग में, कोई गलती नहीं। इसके बाद ट्रेड पेबल्स, करंट लायबिलिटी आपकी लास्ट ईयर थी 19,000, इस साल 13,000, 6,000 से डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है इसका मतलब लायबिलिटी है तो आपने पेमेंट की है, आउटफ्लो होगा, माइनस करोगे। अब प्लस के आइटम है 7,000 और माइनस का है 35,000। प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आएगा कितना? 10,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 10,000। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स, ध्यान से रीड करना। फ्लो में रीड मत कर जाना नेट प्रॉफिट बिफोर, नहीं, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड दिया है 2,15,000। तो हम खड़े हैं इस स्टेप पर और आपने डिविडेंड जो पे किया उसको वापस से ऐड करना है, टैक्स जो आपने प्रोविजन किया उसको वापस से ऐड करना है। तो हमारा जो प्रॉफिट है 2,15,000, इसमें हम ऐड कर देते प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना? 45,000, और जो आपने फाइनल डिविडेंड पे किया वो आपका है 50,000। इन दोनों को आप ऐड करोगे। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है, नहीं दिया तो मान के चलो ये करंट ईयर का ही है जो आपने अपने प्रॉफिट में से माइनस किया, इसको हम ऐड करेंगे। फाइनल पे डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी आपने इस साल का डिविडेंड आपने पे किया प्रॉफिट में से ही पे किया, इसको आप ऐड करोगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 3,10,000। लेकिन यहां पर आपको इनकम टैक्स रिफंड मिला है, एबनॉर्मल इनकम। एबनॉर्मल इनकम को हम लेस करेंगे। लेस करने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 2,80,000। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? अब आ जाओ इस फिगर को लेकर के। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 2,80,000। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो पहला क्या होगा? हमेशा जब भी यहां पर पहुंच जाओ फटाफट ढूंढ लो वही 4-5 आइटम्स। डेप्रिसिएशन है, हाँ, डेप्रिसिएशन 25,000। इसके बाद कोई इंटेंजिबल एसेट आपने राइट ऑफ की 30,000 की, हाँ मैंने राइट ऑफ की है, इसके लिए भी मैंने किसी को पेमेंट नहीं की तो ऐड करेंगे। किसी एसेट को बेचते हुए प्रॉफिट या लॉस हुआ? लॉस हुआ है, लॉस होने पर मैंने किसी को पेमेंट नहीं की, मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है। मशीनरी को बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा और इस पर लॉस हुआ तो इसके लिए मैंने किसी को पेमेंट नहीं की, नॉन कैश आइटम है तो इसलिए हम इसको भी प्लस करेंगे। इसके बाद आपने लैंड को बेचा, लैंड को बेचने पर आपको प्रॉफिट हुआ 70,000। लैंड को खरीदना बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर उस पर प्रॉफिट हुआ
तो कितना पैसा मुझे मिला वो तो मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करूंगी, और ये प्रॉफिट अगर मुझे हुआ तो ये मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, तो इसको हम लेस कर देते हैं। लेस करो 70,000। तो ये प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,75,000। इसके बाद अब आपको क्या करना है, हमने डायरेक्टली ये क्यों लिखा, इस स्टेप के बाद आप क्या लिखते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। लेकिन आपके पास कोई करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको आप स्किप करके लास्ट स्टेप पे आ जाते हो। अब यहां पर हम डायरेक्टली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद आपके पास अगर टैक्स की इंफॉर्मेशन है तो वो टैक्स पेड कितना आपने किया वो आपको यहां से लेस करना है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दिया है 45,000। मान के चलो यही वो अमाउंट है कि लास्ट ईयर भी आपने इतना ही प्रोविजन किया होगा, यही टैक्स लास्ट ईयर प्रोविजन किया इस साल पे किया होगा, तो वो 45,000 जो आपने पे किए आउटफ्लो हुआ। प्रीवियस ईयर का टैक्स हम पे करते हैं 45,000। अगर आपको इस साल कोई रिफंड मिला तो उसको आप इसमें से माइनस करके नेट अमाउंट दिखाते हो, इनकम टैक्स पेड 15,000। 45,000 आपने पे किए, इनफ्लो हुआ 30,000 रिफंड का, तो नेट अमाउंट से 15,000 आप यहां पर नेगेटिव दिखाओगे। आप कहोगे इनकम टैक्स रिफंड तो एबनॉर्मल इनकम है, इसके बाद हम यहाँ पर जो कैश फ्लो आता है उसमें जो एडजस्टमेंट करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की, वहां पर प्लस करना था। नहीं, अगर इनकम टैक्स रिफंड है तो आप इनकम टैक्स पेड के साथ ही उसको माइनस करके नेट अमाउंट करके शो करोगे। क्लियर? तो ये प्लस माइनस करने के बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया पॉजिटिव है, मतलब इस एक्टिविटी से आपका कैश का इनफ्लो हुआ है, कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ है। तो यहां तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए एंड आई होप आपको ये फंडा क्लियर हो गया है, कॉन्सेप्ट समझ में आता जा रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या, किस एक्टिविटी में हमको क्या कवर करना है। इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लग रहा है, सीखने में मजा आ रहा है, तो लाइक का बटन प्रेस करना, फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हो तो डेफिनेटली उनको भी शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, सीखते हुए समझते हुए। Goodbye and take care.